हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं करियर ऑन स्टडी चैनल। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मुद्रास्फीति क्या होती है एंड मुद्रा अस्फीति क्या होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि मुद्रास्फीति एंड मुद्रा अस्फीति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, मुद्रा स्फीति एंड मुद्रा अस्फीति। ठीक है दोस्तों, मुद्रास्फीति एंड मुद्रा अस्फीति बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं जिसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उसमें आप लोगों को मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति से भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति को बहुत ही विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे और इतना विस्तार से तो जरूर जानेंगे कि इससे आप लोगों से क्वेश्चन न छूटे। ठीक है, भले ही आज तक आप लोगों ने मुद्रास्फीति एंड मुद्रा अस्फीति के बारे में कुछ भी नहीं जाना हो, मगर मुझे यह भी उम्मीद है कि आज के बाद आप लोग मुद्रास्फीति एंड मुद्रा अस्फीति के विषय में जरूर जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तुरंत ही इसकी शुरुआत करते हैं और इसे बिल्कुल ही सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल ही मतलब आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किताबी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि किताबी लैंग्वेज का प्रयोग तो हमें बहुत सारे किताबों में देखने को मिल जाते हैं या बहुत सारे टीचर भी हम लोगों को किताबी लैंग्वेज में लिखा देते हैं, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ बस हम लोग उसे समझने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन कैसे डील करते हैं। तो यदि हम लोग सबसे पहले मुद्रास्फीति की चर्चा करें तो मुद्रास्फीति को हम लोग सरल लैंग्वेज में कह सकते हैं महंगाई। ठीक है, क्या कह सकते हैं? महंगाई, जिसको किताबी लैंग्वेज में हम लोग परिभाषित करते हैं कि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है जबकि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यह रही किताबी लैंग्वेज। ठीक है, मगर हम लोग इसे समझ नहीं पाते हैं और ये नहीं हम लोग को मतलब फील हो पाता है कि आखिर मुद्रास्फीति क्या है। देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे महंगाई लिखा, आप लोग एक बात जरूर समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे अर्जित करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। यह बात आप लोग को जरूर स्पष्ट हो जाती होगी महंगाई शब्द से। तो हम लोग देखते हैं मुद्रास्फीति को। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को सरल लैंग्वेज में कहते हैं, ठीक है, जनरल भाषा में कहते हैं महंगाई, और यदि किताबी भाषा में इसकी परिभाषा दे तो वो हो जाएगा कि मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न वह स्थिति है जिस स्थिति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग मुद्रास्फीति को समझने से पहले कुछ ऐसे पृष्ठभूमि को, कुछ ऐसी स्थितियों को समझने का भी प्रयास करेंगे जिसके कारण मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, क्योंकि इनके जो कारण हैं वो हमें मुद्रास्फीति को समझने में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांग की तुलना में, मैं समझाऊंगा, टोटल समझाऊंगा। ठीक है, मांग की तुलना में वस्तुओं का या वस्तुओं के उत्पादन में कमी। ठीक है, दूसरे नंबर लिख सकते हैं हम लोग इसके कॉज में तरलता में वृद्धि। ठीक है, तरलता में वृद्धि। ठीक है, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे मुख्य कॉज लिखेंगे, इसके अंदर बहुत सारे कॉज छुपे हुए हैं जिसे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, उसके बाद रोजगार वगैरह भी कह सकते हैं। ठीक है, रोजगार में वृद्धि। ठीक है,
ये हालांकि सेकेंडरी कॉज है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, एक दूसरे को हम लोग रिलेट करके समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग का कोई भी क्वेश्चन अधूरा न रह जाए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों यदि सबसे पहले हम लोग बात करें मांग की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन में कमी की, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वस्तु की मांग मार्केट में अधिक होती है और उस वस्तु का उत्पादन मांग की तुलना में कम होता है, तो जनरली हम लोग यह समझने में सक्षम है कि उस वस्तु का मूल्य जो है वह क्या हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो जाएगा, वह बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि चीनी है, ठीक है, किसी ऐसे वस्तु को ही समझने का प्रयास करेंगे जो कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, और जनरली हम लोग के दैनिक जीवन में उसका उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए चीनी है। अब देखिए दोस्तों, जो चीनी है वह हम सभी दैनिक जीवन में डेली मतलब उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या होता है कि एकाएक बाजार में इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए पहले इसके 10 क्विंटल की मांग रहती है, ठीक है, और इसी के हिसाब से इसका उत्पादन होते आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि एकाएक जैसे 2020 का ही मान लीजिए, 2020 या 2020 के जो पहले के साल है उनमें मतलब प्रत्येक साल की यदि हम लोग खपत की बात करें, मान के चलते हैं, ठीक है, ऐसा ही नहीं होता है। 2020 या 2020 के पहले के सालों में मान लीजिए कि चीनी का प्रत्येक वर्ष का खपत 10 क्विंटल था। अब क्या है कि 2021 में भी उसी को मानते हुए, उसी को मतलब अनुमानित बनाते हुए जो मिल फैक्ट्री है, ठीक है, जो चीनी मिल है, उसके द्वारा क्या किया जाता है कि पुनः 2021 के लिए भी 10 क्विंटल चीनी का निर्माण कर दिया जाता है। ओके, लेकिन इस बार क्या होता है कि 2021 में जनसंख्या में धीरे धीरे क्या होती है कि वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही जनसंख्या में धीरे धीरे कुछ वृद्धि होती है या कुछ परिवर्तन होते हैं या लोगों के मिजाज में परिवर्तन होते हैं, और जो चीनी का खपत पहले से 10 क्विंटल किया जाता रहा है अब उसमें वृद्धि हो जाती है और 15 क्विंटल हो जाती है। ठीक है, यानी भारत के जिस जनता द्वारा पहले 10 क्विंटल चीनी की खपत की जाती थी, अब उसकी खपत कितनी की जाने लगी, 15 क्विंटल। ठीक है, यह अनुमानित है। ठीक है, यानी सब यहाँ पे मान के लिखा जा रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करने है। तो यहाँ पे 15 क्विंटल जैसे ही हम लोग की खपत होने लगी, अब क्या है, जो चीनी मिल है उसके द्वारा तो 10 क्विंटल ही चीनी का निर्माण किया गया, लेकिन इस बार हम लोग 15 क्विंटल चीनी का खपत करने लगे। तो इस पोजीशन में क्या होगा कि इसके जैसे ही मांग में वृद्धि होंगे, अब चीनी के मूल्य में भी वृद्धि हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब 10 क्विंटल जो पहले चीनी का निर्माण हुआ है, जो चीनी बना हुआ है, अब उसको खरीदने वालों में ज़्यादा मतलब कंपटीशन होगा पहले की अपेक्षा में। तो वे लोग चाहेंगे कि भले 1-2 रुपये ज़्यादा ले ले पर केजी, लेकिन चीनी हम ही को दे। तो यहाँ पे जो ग्राहक है उनकी उत्तेजनशीलता को देखते हुए ही दुकानदार क्या करेंगे, या जो थोक विक्रेता होंगे वो क्या करेंगे कि चीनी के मूल्य में वृद्धि कर देंगे। ठीक है, किसी भी तरह करके लोगों के खपत को रोकना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 5 क्विंटल जो चीनी का निर्माण है वह चीनी कंपनी दोबारा फिर नहीं कर सकती है, क्योंकि उसका भी एक सीजन होता है कि ठंडी के दिनों में जब गन्ना का निर्माण जब गन्ना की उपज होती है तो उसके द्वारा चीनी का निर्माण किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चीनी अब दोबारा बन नहीं पाएगी, तो उस पोजीशन में क्या होगा कि उसी के भाव में वृद्धि कर दिया जाएगा, यानी उसी के मूल्य में वृद्धि कर दिया जाएगा। उस पोजीशन में लोग ज़्यादा पैसे देने लगेंगे चीनी की खरीदारी के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है कि चीनी की मूल्य में वृद्धि हो जा रही है, यानी चीनी के क्षेत्र में महंगाई उत्पन्न हो जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे ही मांग की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन में कमी होने लगती है तो महंगाई बढ़ने लगती है, और महंगाई जो है वही क्या है, मुद्रास्फीति है। तो मुद्रास्फीति को लाने में मांग का भी योगदान होता है, और मांग की अपेक्षा में वस्तुओं के उत्पादन में जो कमी होती है वह भी मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तरलता में वृद्धि को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं तरलता में वृद्धि को। तो तरलता का जो जनरल शब्द है, ठीक है, तरलता हम लोग को बुक में मिलेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि हम लोग सरल लैंग्वेज में उसे समझें। ठीक है, जो हम लोग का देहाती लैंग्वेज है उसमें हम लोग इसे समझने का प्रयास करें। तो तरलता का जो मेन मतलब देहाती शब्द कहिए, उसका मतलब होता है
हमारे समाज में या हमारे बाजार में पैसे का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों के हाथ में आना, ठीक है। तरलता का जनरली शब्द हम लोग क्या कह सकते हैं कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उपलब्ध होना, ठीक है। तरलता का मतलब क्या हुआ, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उपलब्ध होना, यानी बाजार में पैसे की उपलब्धता अधिक होना। तरलता का यहाँ पे जो मतलब संबंध है वह पैसे से है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बाजार में पैसे उपलब्ध होना ही तरलता कहलाएगा। और बाजार में जैसे ही पैसे की तंगी आएगी तो समझिए तरलता खत्म हो गई, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रयास है सरल लैंग्वेज में समझाना, तो आप लोग ये नहीं कहिएगा कि तरलता ही लेकर के आप क्यों नहीं समझा रहे, ठीक है। यहाँ पे तरलता का जो देहाती शब्द होगा या जो जनरल सरल लैंग्वेज में उसको कह दीजिए तो वो होगा कि बाजार में पैसे की उपलब्धता बढ़ जाना, ठीक है। यानी यदि मान लीजिए कि प्रत्येक साल बाजार में 20 लाख रुपये आते हैं, ठीक है, 20 लाख रुपये आते हैं, लेकिन इस बार क्या हुआ, ठीक है, इस बार क्या हुआ 2021 में कि 20 लाख के जगह 25 लाख बाजार में पैसे आ गए। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 2020 की अपेक्षा 2021 में तरलता में वृद्धि हुई, ठीक है। क्या कहेंगे, 2020 की अपेक्षा 2021 में तरलता में वृद्धि हुई या तरलता में वृद्धि आई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही बाजार में पैसे की ज़्यादा उपलब्धता होती है, लोगों के पास पैसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने लगते हैं, यानी बाजार में पैसे आएंगे तो वो जाएंगे कहाँ, लोगों के ही पास जाएंगे। तो क्योंकि बाजार में जो भी पैसे आते हैं वो बैंक से आते हैं, ठीक है, और बाजार से जो पैसे जाते हैं वो बैंक में जाते हैं। तो बाजार में पैसे आने का मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसे है, और लोगों के पास जैसे ही पैसे आएंगे, अब क्या होगा, जो आदमी पहले विलासिता के जीवन से दूर रहता है, पैसे आने पे वो विलासिता के जीवन जीने के लिए तत्पर होता है। और उस परिस्थिति में जिन वस्तुओं का मांग पहले मार्केट में कम रहता है, अब उसके मांग में वृद्धि हो जाती है। लेकिन कोई भी कंपनी एक आकलन के अनुसार अपने वस्तुओं का उत्पादन करती है, और जैसे ही मांग में वृद्धि होगी और वस्तुओं के उत्पादन में कमी होगी, वहीं से महंगाई शुरू होगी, और महंगाई ही क्या कहलाएगा, तो मुद्रास्फीति कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि तरलता जो है वह भी मुद्रास्फीति का एक सहायक कारक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि। अब देखिए, पैसे तो बहुत लोगों के पास होते हैं, ठीक है, पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन उनमें क्रय शक्ति हो सकता है कम भी होगी या ज़्यादा भी होगी, ठीक है। इसे समझने का प्रयास करिएगा। क्रय शक्ति का मतलब हुआ किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता, ठीक है। क्रय शक्ति का मतलब हुआ किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसके पास 20 लाख रुपए है, और एक व्यक्ति है जिसके पास 50 लाख रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पैसे भले इसके पास ज्यादा है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है। अब देखिए ए के पास अब्सोल्युटली यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि पैसे ज्यादा है, 50 लाख रुपए है, जबकि बी के पास 20 लाख ही रुपए है। मगर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए का क्रय शक्ति बी की अपेक्षा ज्यादा होगा, ठीक है। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ए का क्रय शक्ति बी की अपेक्षा ज्यादा होगा। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हमें ये देखना होगा कि ए का किसी वस्तु को खरीदने की क्षमता बी की अपेक्षा ज्यादा है कि नहीं, ठीक है। भले पैसे ज्यादा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह ए की अपेक्षा कंजूस है, ठीक है। तो इसके भी कुछ आधार होते हैं, क्रय शक्ति को भी ज्ञात करने के कुछ आधार होते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके पास 50 लाख रुपए है, लेकिन यह रिटायरमेंट कर गया है, ठीक है, यानी यह रिटायर कर गया है, अब इसे आमदनी का कोई सोर्स नहीं है। जबकि बी के पास 20 लाख रुपए है और यह अभी जॉब में है, अभी यह हो सकता है कि 10-20 साल जॉब करेगा, यानी अभी इसके पास पैसे आने की संभावना है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, ए कम खर्च करेगा, ठीक है, ए कम खर्च करेगा, जबकि बी ए की अपेक्षा ज्यादा खर्च कर सकता है। क्योंकि बी को लगता है कि मेरा जो पैसा है वह स्टॉक नहीं है, मैं यदि खर्च करता हूं तो मुझे वह पैसे आगे भी प्राप्त हो सकते हैं, जबकि ए को डर है कि यदि मेरे पैसे खर्च होंगे तो वह आगे प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी ज्यादा सामान खरीदेगा, जबकि ए कम खरीदेगा। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि बी का क्रय शक्ति ए की अपेक्षा ज्यादा है। ये नहीं कि हम लोग पैसे देख करके कह देंगे कि ए का क्रय शक्ति बी की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है।
तो इसे मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्रय शक्ति में वृद्धि। अब क्रय शक्ति में वृद्धि कैसे होगा? तो लोगों को जैसे ही हम लोग दैनिक रोजगार उपलब्ध कराने लगते हैं, ठीक है, जब हमारी सरकार के द्वारा ऐसे रोजगार की व्यवस्था की जाने लगती है कि लोग बिना किसी संकोच, बिना किसी बाधा के प्रत्येक दिन की अपनी मजदूरी प्राप्त कर सके, तो उस स्थिति में क्या होता है कि लोगों के रोजगार में वृद्धि हो जाती है और लोगों की क्रय शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए भारत में एक योजना आई थी मनरेगा, ठीक है, हालांकि वह केंद्र के न्यू आर्थिक नीति से थोड़ी प्रभावित थी, ठीक है, और मनरेगा का उद्देश्य था कि जितने भी ग्रामीण लोग हैं, क्योंकि मंदी 2000 के भी दशक में मंदी आई हुई थी, पूरे विश्व में भी आई हुई थी। तो उस पोजीशन में भारत को मंदी से बचाने के लिए भारत में मनरेगा लागू किया गया, ठीक है। मनरेगा का उद्देश्य था कि जितने भी ग्रामीण स्तर के लोग हैं उन लोगों के क्रय शक्ति में कमी ना हो, इसलिए उन्हें दैनिक रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और जैसे ही दैनिक रोजगार उनको उपलब्ध कराया जाएगा, उन्हें प्रतिदिन मजदूरी मिलेगा। और यदि किसी व्यक्ति को एक माह की जगह प्रत्येक दिन मजदूरी मिलता है तो उसकी क्रय शक्ति ज्यादा होगी, ठीक है। तो क्रय शक्ति जैसे ही ज्यादा होगी यानी वह सामान लगातार खरीदने लगेगा, और सामान जैसे ही लगातार खरीदने लगेगा तो यहाँ मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। सामान लगातार खरीदेगा तो आखिर भाई उसकी मांग होगी ना, मांग के अनुसार तो वह अपने सामान खरीदेगा। तो मांग में जैसे ही वृद्धि होगी, पुनः क्या होगा, वहां वस्तुओं का लिमिटेशन होगा, और वस्तु का लिमिटेशन और मांग में वृद्धि से क्या होता है, महंगाई उत्पन्न होता है, और महंगाई ही क्या है, तो मुद्रास्फीति है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति पुनः उत्पन्न होती है किससे, तो लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि से। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोजगार में वृद्धि। यदि आप लोगों ने क्रय शक्ति में वृद्धि को समझा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग रोजगार में भी वृद्धि को समझ पाए होंगे, ठीक है। क्योंकि रोजगार में वृद्धि का मतलब हुआ कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराना है, यही ना, ठीक है। इसे क्या समझाना है, इसे तो लगभग आप सभी जानते हैं कि रोजगार में वृद्धि का मतलब हुआ रोजगार और ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराना। और रोजगार जैसे ही ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध होंगे तो लोगों के पास पैसा है उसमें वृद्धि होंगी, ठीक है, क्योंकि उनका जो मासिक वेतन मिलेगा उसमें वृद्धि होगी। और लोगों के वेतन में जैसे ही वृद्धि होगी, लोगों का जो पैसा है उसमें जैसे ही वृद्धि होगी, उनके क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। और क्रय शक्ति में वृद्धि होगी तो ज्यादा से ज्यादा सामान की मांग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का क्रय करेंगे। तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि इनकी मांग में वृद्धि होगी और वस्तुओं का पुनः लिमिटेशन होगा। और वस्तुओं का लिमिटेशन एंड मांग में वृद्धि दोनों मिलकर के क्या उत्पन्न करती है, तो महंगाई उत्पन्न करती है। और महंगाई ही क्या कहलाती है, तो मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा कि मुद्रास्फीति महंगाई को ही कहते हैं। एवं जैसे ही मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, मुद्रा के मूल्य में कमी का मतलब मुद्रा हम ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, यानी जिस वस्तु को खरीदने के लिए पहले हम 10 रुपए देते थे, अब 10 रुपए की जगह हमें 20 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, हमें 25 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, यानी 10 रुपए का मूल्य तो गिर गया ना। यानी पहले 10 रुपए का कुछ वैल्यू हुआ करता था, मगर अब 10 रुपए का मूल्य गिर गया, तभी ना हमें ज्यादा रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि महंगाई में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और उसी को हम लोग मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। पहले दोस्तों आप लोग यदि इसमें से कुछ नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, फिर भी आप लोगों को कुछ 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग इसे नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऐसे इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं कि आप लोगों को ज़्यादा वक्त लगेंगे, ठीक है। इसी पे मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ मुद्रा और स्फीति, ठीक है। मुद्रा और स्फीति, मुद्रा और स्फीति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिसइंफ्लेशन, ठीक है, डिसइंफ्लेशन। अब यदि आप लोग मुद्रास्फीति या महंगाई को सही ढंग से समझ गए होंगे तो आप लोग यहाँ पे डिसइंफ्लेशन या मुद्रा अस्फीति को भी बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग शुरुआत करते हैं मुद्रा अस्फीति की। तो जैसे कि हम लोग मुद्रास्फीति को सरल लैंग्वेज में समझने का प्रयास किया,
सरल शब्दों में समझने का प्रयास किया, उसी प्रकार यदि हम लोग मुद्रा अस्फीति को भी सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो मुद्रा अस्फीति को हम लोग कह सकते हैं मंदी। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मंदी। यानी मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई और मुद्रा अस्फीति का मतलब मंदी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यदि हम लोग मुद्रा अस्फीति को किताबी लैंग्वेज में परिभाषित करें तो हम लोग कहेंगे क्या कि मुद्रा अस्फीति या डिसइन्फ्लेशन किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न वह स्थिति है जिसमें मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है जबकि वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है। ठीक है, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाती है जबकि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि एंड वस्तुओं के मूल्य में कमी हो जाती है। यानी देखिए इसके जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो यहां पे हम लोग देखेंगे मुद्रा अस्फीति को। तो यहां पे देखिए जैसे कि मैंने मुद्रास्फीति बताया तो मुद्रास्फीति किसी भी मतलब देश के लिए जनरली हानिकारक माना जाता है। ठीक है, महंगाई किसी भी देश के लिए हानिकारक माना जाता है। और मुद्रास्फीति भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चलती मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति। ठीक है, लेकिन मुद्रास्फीति विकासशील यदि देश होगा तो वहाँ पे लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, यदि कोई विकासशील देश होगा तो वहाँ पे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन लाभदायक माना जाता है, और वह भी यदि 3% तक मुद्रास्फीति वहाँ पे हो तभी तक वह लाभदायक मानी जाती है। ठीक है, यानी मुद्रास्फीति किसी भी देश में होनी चाहिए क्योंकि वह उसके विकासशील होने का परिचायक है, उसके विकसित होने का परिचायक है, मगर उसका जो दर है वह 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए? 3% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर विकासशील देशों के लिए मुद्रास्फीति लाभदायक क्यों मानी जाती है। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे मुद्रा अस्फीति पे, परंतु मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य भी है जो कि हम लोग के पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी फैक्ट को छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। तो यदि हम लोग बात करें कि ये किस प्रकार से विकासशील देशों के लिए लाभदायक होते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि रोजगार में वृद्धि कराता है। ठीक है, मुद्रास्फीति रोजगार में वृद्धि कराता है। वह कैसे? कि देखिए मुद्रास्फीति में मांग में वृद्धि होती है और वस्तुओं के उपलब्धता में कमी होती है। ठीक है, तो जैसे ही मांग में वृद्धि होगी, अब देखिए 2021 का सेशन चला, 2021 में मांग में वृद्धि और वस्तुओं के उपलब्धता में कमी आ गई। ठीक है, तो 2022 का जो समय आएगा उसमें कंपनी द्वारा क्या किया जाएगा कि जो 15 लाख मांग था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा था, जो 15 क्विंटल का जो मांग था, अब कंपनी प्रयास करेगी कि 15 क्विंटल हम उत्पादन करें या 15 क्विंटल से ज़्यादा 16-17 क्विंटल तक हम चीनी का उत्पादन करें, क्योंकि मांग में अचानक वृद्धि आ जा रही है। ठीक है, तो इस पोजीशन में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। जब ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा तो ज़्यादा वस्तुओं को बनाने के लिए जो मजदूर है वो उसमें भाग लेंगे, यानी रोजगार में वृद्धि होगी। रोजगार में वृद्धि होगी तो लोगों के क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि रोजगार के दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति बहुत ही लाभदायक माना जाता है और वस्तुओं का लगातार वहाँ पे उत्पादन भी होता है, औद्योगिकरण में भी वृद्धि होती है। तो यही कारण है कि विकासशील देशों के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक मानी जाती है, जरूरी मानी जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मुद्रा अस्फीति पे। तो मुद्रा अस्फीति जो है वह मुद्रास्फीति को रोकने का एक उपाय है। ठीक है, हालांकि यह स्वतः भी उत्पन्न होती है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग यही देखते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ही मुद्रा अस्फीति जैसे हथकंडे को अपनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों तरीके देखेंगे कि स्वतः कैसे उत्पन्न होती है एंड हमारे द्वारा कैसे मतलब नियंत्रित करने के लिए कैसे इसको उत्पन्न किया जाता है। यदि हम लोग स्वतः की बात करें तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही बाजार में तरलता में कमी आ जाती है, ठीक है, यानी बाजार में तरलता में कमी आ जाती है तो क्या होता है, लोगों के पास कम पैसे पहुंचते हैं। लोगों के पास जैसे ही कम पैसे पहुंचेंगे तो क्या होगा, लोग वस्तुओं को कम से कम खरीदेंगे। अब देखिए कि मार्केट में मान लीजिए 10 क्विंटल चीनी का उत्पादन हो गया था और इस बार लोगों के पास कम पैसे पहुंचे तो 10 की जगह क्या 5 ही खरीदेंगे। ठीक है, यानी 5 क्विंटल ही खरीदेंगे। देखिए मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का एक एक्सपायरी डेट होता है,
मान लीजिए कि यह चीनी 1 साल तक ही चलने वाला था, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे वस्तु होते हैं, इसलिए मैं एक्सपायरी डेट की भी चर्चा कर रहा हूँ। हालांकि चीनी में कोई एक्सपायरी डेट दे करके लोग नहीं देते हैं, और डेट भी होता है वो थोड़ा ज़्यादा दिनों का होता है। तो मान लीजिए कि कोई क्षणिक डेट वाला कोई वस्तु है जो कि 6 महीना या 1 साल में एक्सपायर कर जाने वाला है, तो उस स्थिति में जो दुकानदार होगा या जो कंपनी होगा, जो फैक्ट्री होगा, वह चाहेगा कि इसी साल मेरे सारे वस्तु बिक जाए, लेकिन लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जो 10 क्विंटल चीनी पहले वह 1,000 रुपये में बेचने वाला था, अब क्या करेगा, कहेगा भाई 700 रुपये में भी बेच दो, कम से कम कुछ लागत तो निकल जाएंगे हमारे और सारे वस्तु बिक जाएंगे, नहीं तो हमें फेंकने पड़ेंगे। तो ऐसा जो पोजीशन है तो उसमें वस्तुओं के मूल्य में कमी कर दी जाती है। तो यह जो पोजीशन होता है वह मुद्रा अपस्फीति का होता है। यानी हम लोगों ने देखा कि तरलता में जैसे ही हम लोगों ने कमी किया, तो कमी करने से लोगों की मांग में कमी आई, और लोगों की मांग में जैसे ही कमी आती है तो यहाँ पे वस्तुओं की वृद्धि होने लगती है, और वस्तुओं की जो वृद्धि होने लगती है उनको बेवजह फेंकने से बचने के लिए जो थोक विक्रेता होते हैं या जो फैक्ट्री होते हैं वह उन्हें कम ही मूल्य पे बेचने लगते हैं, और वह स्थिति मंदी को जन्म देती है, यानी मुद्रा अपस्फीति को जन्म देती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मांग की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पे हम लोग मुद्रा अपस्फीति के लिए वृद्धि, मैं यहाँ पे स्लैश देके जो रेड से लिख रहा हूँ, यह मुद्रा अपस्फीति के कॉज है, ठीक है। यानी मांग की तुलना में वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, यानी मांग कम रहेगा, वस्तु ज़्यादा उत्पादित होंगे, तो वहाँ मजबूर होंगे जो पूंजीपति होंगे वो मजबूर होंगे उन्हें कम रेट पे बेचने के लिए, और यह जो स्थिति होगी वह मंदी का दौर होगा, यानी मुद्रा अपस्फीति का दौर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, जो पहले लिखा था उसे मैं कमी कर देता हूँ। यानी जैसे ही लोगों को दैनिक मजदूरी मिलने कम होते हैं तो उनके पास पर डे पैसे नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वे लोग अपनी क्रय शक्ति को कम कर देते हैं, वस्तुएं कम से कम खरीदने की कोशिश करते हैं, और यह स्थिति ही मंदी को जन्म देती है, और मंदी को ही हम लोग मुद्रा अपस्फीति कहते हैं या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोजगार में कमी, ठीक है। रोजगार में कमी जो है यह भी क्या करता है, यह भी मुद्रा अपस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन को जन्म देता है। यानी जैसे ही रोजगार में कमी आएगी, लोगों के पास पैसे कम पहुंचेंगे, और लोगों के पास जब पैसे कम पहुंचेंगे वे कम से कम वस्तु खरीदने की कोशिश करेंगे, और उस स्थिति में जो मिल मालिक होंगे वे अपनी वस्तुओं को कम रेट पे बेचने का प्रयास करेंगे, और यह स्थिति ही मंदी अर्थात डिसइन्फ्लेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मुद्रा अपस्फीति स्वतः ढंग से किस प्रकार से उत्पन्न होती है। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ अन्य भी तरीके होते हैं जिसके माध्यम से मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए मुद्रा अपस्फीति को जन्म दिया जाता है, यानी डिसइन्फ्लेशन को जन्म दिया जाता है। तो देखिए इसमें जो सबसे मानक कार्य है, ठीक है, मुद्रा अपस्फीति को उत्पन्न करने में जो सबसे मानक कार्य है वह मुद्रा की तरलता से संबंधित है। ये जो लोगों की मांग, ठीक है, लोगों की मांग या रोजगार में वृद्धि कमी, सरकार द्वारा रोजगार में तो कमी किया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इससे व्यापक जन आंदोलन भी शुरू हो सकते हैं, या मतलब बहुत सारी समस्याएं आती है सरकार को जिसको झेलने के लिए सरकार तैयार नहीं होती है, और यही कारण है कि वह रोजगार में कमी तो कर नहीं सकती है। दूसरी नंबर बात कि सरकार कोई ऐसे हथकंडे भी नहीं अपना सकती है जिसके द्वारा लोगों की क्रय शक्ति में कमी आ जाए, क्योंकि सरकार हमेशा यही प्रयत्न करती है कि लोगों की जो क्रय शक्ति है वह बनी रहे, ठीक है, तभी हमारा देश विकसित होगा। उसके बाद वह कंपनियों को भी दबाव नहीं दे सकती है क्योंकि यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व आता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वह भी अस्तित्व में आ जाती है। उस स्थिति में सरकार कभी भी किसी भी कंपनी पे ये दबाव नहीं दे सकती है कि आप इस लिमिट में वस्तु का उत्पादन करें, भले ही वह टैक्स अपना बढ़ा सकती है लेकिन वह मना नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है और यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अस्तित्व है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सरकार के पास बस एक ही ऑप्शन बच जाता है, वह है तरलता में कमी, ठीक है। मैं आप लोगों को जो सरकार के सारे मतलब ये कार्य है उसके बारे में अलग से भी वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है, कि सरकार कौन कौन से कार्य कर सकती है अर्थव्यवस्था में नियंत्रण के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे केवल ये बताऊंगा कि तरलता में वह कमी कैसे करेगी।
सबसे पहले वह आरबीआई से बोलेगी कि आप जो बाजार में अपनी साख बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, यानी बाजार में जो आरबीआई का साख बढ़ा हुआ है, सरकार उस पर नियंत्रण के लिए कहेगी, ठीक है, सरकार उस पर नियंत्रण के लिए कहेगी और ये कहेगी कि आप जो बाजार में अपनी साख बढ़ाए हुए हैं उसको नियंत्रित करिए, यानी लोगों को जो आप मुद्रा देने का काम कर रही है, लोगों के आप बॉन्ड खरीद रही है, उसमें आप कमी करिए और अपना बॉन्ड लोगों से बेचिए, ताकि लोगों के पास जितने पैसे हैं वो बैंक में चली आए और बैंक में जैसे ही पैसे आने लगेंगे लोगों के पास पैसे का अभाव होने लगेगा और उस स्थिति में लोग कम से कम वस्तुओं खरीदने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पे जैसे उनकी मांग कम होंगी तो वस्तुओं का जो महंगाई है वह धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। दूसरे नंबर बात की वह विदेशी ऋण में कमी कर देगी, क्योंकि किसी भी तरह करके हमें बाजार में पैसे लाने से बचना है और सरकार जो विदेशी ऋण लेती है उसका जो प्रयोग है वह बाजार में ही करती है, ठीक है। तो जैसे ही विदेशी ऋण को वह लेना बंद कर देगी, अब भारत में पैसे कम आएंगे। जब भारत में पैसे कम आ रहे हैं तो एब्सोल्युटली जो भारत के बाजार होंगे उनमें भी पैसे कम आएंगे। तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि लोगों के पास जैसे ही कम पैसे पहुंचने लगेंगे उनकी क्रय शक्ति कम होंगी और क्रय शक्ति कम होने पर हम लोग देखेंगे कि वस्तुओं के मांग में धीरे धीरे कमी आने लगेंगी और वस्तुओं का जो महंगाई पहले बढ़ा हुआ था उसमें भी कमी आने लगेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो आरबीआई द्वारा जो रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, इसमें भी परिवर्तन किए जाएंगे, ठीक है। जैसे रेपो रेट होता है या बैंक रेट होता है, इसमें वृद्धि कर दी जाएगी। यानी पहले था कि जैसे बैंक सस्ते ब्याज दर पे हमें रुपए उपलब्ध करा देती थी, ठीक है, लेकिन सस्ते ब्याज दर पे हमें रुपए उपलब्ध करा देती थी, परंतु इस पोजीशन में क्या करेगी कि अब ब्याज दर महंगे कर देगी। तो ब्याज दर जैसे ही महंगे होते हैं लोग बैंक से ऋण लेने में थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं, यानी कम से कम कोशिश करेंगे कि हम बैंक से ऋण लें। तो इस परिस्थिति में, ठीक है, इस परिस्थिति में जैसे ही बैंक दर या रेपो दर बढ़ेगा लोग कम पैसे लेंगे, यानी कर्ज कम लेंगे या बाजार में पैसे कम आएंगे और जितने भी मतलब उद्योग धंधा वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो कि ऋण लेकर के बाजार में पैसे वितरित करते हैं, वे भी उनमें भी धीरे धीरे कमी आएंगी और इस परिस्थिति में हम लोग देखेंगे पुनः जैसे ही लोगों के हाथ में पैसे की कमी आएंगे लोग बाजार से सामान खरीदना बंद करेंगे या उनमें कमी करेंगे और इस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति धीरे धीरे कम होने लगेंगी, महंगाई धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो दोस्तों ये जो सारी चर्चाएं रही वो रही मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति से संबंधित, ठीक है। इसके बाद हम लोग अर्थव्यवस्था के जो दूसरे शब्द है, ठीक है, दूसरे जो शब्दावली सभी है उनको भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग ऐसे ही सारे वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल का ये उद्देश्य है कि आप लोगों को सारे शिक्षाएं मुफ्त में उपलब्ध कराया जाए और वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों से यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आप लोगों से यहीं पे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।